हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए सेकंड पेपर की बात करेंगे। जो टॉपिक रह गए थे आपने कहा था कि वो करवा दीजिए, तो हम आपके लिए वो टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहली बात आप ये मत सोचिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्यों नहीं लाए। तो देखिए यहाँ पर जो ये टॉपिक है, पहले आपको डिस्क्रिप्टिव समझना पड़ेगा। मतलब आप इसका डिस्क्रिप्टिव समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव नहीं समझें तो आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चैप्टर में आएगी, जो इसके क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल पहले हम डिस्क्रिप्टिव देख लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर जो मैथमेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, एक आध क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको सॉल्व करने हैं। अगर मैथ में पकड़ आपकी अच्छी है तो ये आपका टॉपिक फ़िलहाल कुछ बहुत तैयार होगा ज़रूर। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स पर पकड़ नहीं बनाई है ना, तो ये टॉपिक आपको लेंदी लग सकता है। चलिए फ़िलहाल बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करेंगे समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर अंक गणित की भाषा, देखिए यहाँ पर क्या है, मध्यमान। ठीक है, तो पहली बात तो आपको याद रखनी है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, है ना। इसका जो चैप्टर है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, माध्य और माध्यिका और बहुलक। ठीक है, अब इसको दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है। जैसे माध्य को मध्यमान का लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, और माध्यिका को मध्यांक लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये है मीन, ठीक है, और ये है मीडियन, और जो बहुलक को हम मोड कहते हैं। ठीक है, तो ये मोड होता है। चलिए फ़िलहाल अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए टॉपिक को, और स्किप करेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए, है ना। तो अंक गणित की भाषा में जिसे औसत मान कहते हैं, मध्यमान की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम मध्यमान की चर्चा करेंगे। ठीक है, अंक गणित की भाषा में जिसे औसत मान कहते हैं। तो औसत मान क्या है, जिसे कहते हैं ना, ये 5 लड़कों के नंबर कितने आए, या फिर आपका जो हाई स्कूल 10th या 12th का जो रिज़ल्ट आता होगा, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं 12th में, है ना, उसमें मार्क्स अलग, मान लीजिए किसी में 70 आए, किसी में 80 आए, किसी में 60 आए, है ना, किसी में 50, फिर किसी में 60। तो इन सब का एवरेज एक निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकलता है भाई, जो आपका परसेंटेज निकलता है वो एवरेज ही तो होता है। तो इसमें एवरेज निकाला जाता है जो, ठीक है। तो जो एवरेज कैसे निकालेंगे, ऊपर सबको हम प्लस प्लस करते जाएंगे, है ना। तो प्लस प्लस एक आसान भाषा में समझ लीजिए ना। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर 50 था और फिर यहाँ पर आपका 60। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 70 प्लस, ऐसे समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, 80 प्लस 60 प्लस 50, है ना, प्लस 60। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या थे, 5 थे। तो अपॉन में हम क्या कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 6 32, मतलब टोटल नंबर आए आपके 320, और भाग आपको देना है 500 से, सॉरी 5 से। तो 320 को हम 5 से जब भाग देंगे तो क्या, डिवाइड जब करेंगे, है ना, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 बचेगा, है ना, और फिर 2 बचेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 64। इसका मतलब आपका ये एवरेज आया। क्या आया, एवरेज या परसेंटेज जिसे कहते हैं। ठीक, तो अब क्लियर हो गया। तो अंक गणित की भाषा में जिसे औसत कहते हैं, सांख्यिकी की भाषा में उसी के मान को हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान में यही चीज़ है, जो आपका एवरेज होता है वो होता है मध्यमान सांख्यिकी की भाषा में। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, फिर नेक्स्ट लाइन है, यह किसी समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। अब ये लाइन ध्यान रखिएगा, समूह के जो प्राप्तांक हैं, चाहे आपके एक व्यक्ति के सब्जेक्ट की बात हो या कई व्यक्तियों की बात हो, तो उनके समूह का जो प्राप्तांक है उसका क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, मतलब मिड वाले पॉइंट को स्पष्ट करता है। और इसके समस्त प्राप्तांकों
समस्त प्राप्तांकों में प्रतिनिधित्व करता है। प्राप्तांकों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व। मतलब मेन पॉइंट जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है वो मध्य बिंदु होता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इसके दोनों ओर, मतलब इससे कम और इससे जो ज़्यादा के प्राप्तांक होते हैं, ठीक है, दोनों ओर क्या होता है, इसमें कम और ज़्यादा को प्राप्तांकों के विचलनों का योग शून्य होता है। मतलब इनका विचलन मतलब दोनों का अंतर, ठीक है, इधर वाले का अगर हम घटाएंगे दोनों को एक दूसरे से तो अंतर क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, मान लीजिए मध्यमान आया 70, अब इधर क्या थे 80, इधर 60 था, है ना, या फिर इधर 80 और हो गया, इधर 60 और हो गया। तो इन सब का मध्यमान 70 है। अगर इधर के नंबर को हम इधर से घटाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का विचलन क्या होता है? शून्य होता है। चलिए फिलहाल समझ में आ गया होगा। मध्यमान किसी समूह के प्राप्तांकों का औसत मान है। तो आपको क्लियर याद रखना है मध्यमान क्या है? समूह के प्राप्तांकों का औसत मान। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रवर्ती मान 3 प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में मध्यमान का अगर हम बात करें तो मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, जिसे हम माध्य, माध्यिका और बहुलक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक लिखा हुआ है। आपको हमने बताया माध्य, माध्यिका, बहुलक के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? मध्यमान का। सबसे अधिक प्रयोग यही औसत का होता है। ठीक है, मध्यमान जो होता है इसका प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में, क्या क्या किन क्षेत्रों में किया जाता है इनको एक बार आप पढ़िएगा। सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का पता लगाने में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक विश्वसनीय बात करें तो मध्यमान का होता है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करने में भी मध्यमान की गणना होती है। जो अंडरलाइन नहीं किया इसको आप खुद पढ़ेंगे। फिलहाल वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने अंडरलाइन किया। जब किसी समूह के सभी प्राप्तांकों को उसके आकार के अनुसार महत्व देना होता है तब मध्यमान का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बढ़ेंगे आगे। लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा लंबा ये लगे। ठीक है, जब एक से अधिक समूहों की तुलना करनी होती है तो भी मध्यमान का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सबसे अधिक संवेदनशील केंद्रवर्ती मान होता है। मतलब सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्यमान ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं? तो मध्यमान का सूत्र अगर पूछे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या होता है? जो चर दिए होते हैं उनका योगफल। सिग्मा योगफल का सिंबल है। ठीक है, कि जो चर दिए हैं, जो राशियाँ दी गई हैं उनका योगफल ऊपर लिखना है, हमने समझाया था। और नंबर क्या लिखना है? नीचे लिखना है। एग्जाम्पल नीचे समझाया गया, फिलहाल हम समझा चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 50 अंकों की एक परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांक, 10 छात्र हैं, देखिए इतने इतने प्राप्तांक दिए गए हैं। तो मध्यमान अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर कितने हैं? 50 छात्र हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पर 50 अंकों की बात हो रही है ना, ये परीक्षा है फिलहाल। 10 छात्र हैं तो 10 हमारा नीचे रहेगा नंबर, और टोटल जो सिग्मा एक्स होता है वो टोटल जो इनका प्राप्तांक है इनको हम क्या कर देंगे? सबको देखिए प्लस किया गया है, तो ऊपर प्लस किया गया, नीचे टोटल नंबर लिख दिए गए और आपका ये जो है मध्यमान निकल आएगा 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और विधि होती है, शॉर्ट मेथड होता है इसका। ठीक है, फिलहाल इसका जो कल्पित माध्य विधि, वैसे तो मध्यमान निकालने की 3 विधियाँ हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो चीज़ पहले जान लीजिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें यहाँ से बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत ना के बराबर बने हैं इस टॉपिक से। ठीक है, एक आध बने भी हैं तो मतलब इजी टाइप में। यहाँ पर देखिए जैसे ये मध्यमान है, ये सूत्र है, ये भी एक ये कल्पित मध्यमान विधि होती है। मध्यमान 3 तरीके से निकाला जाता है। तो आपका एक तरीका हमने पढ़ लिया, फिलहाल अभी आपको बताएंगे कैसे कितने तरीके हैं। ये जो है नेक्स्ट है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये हाई लेवल में हो जाता है, आपको ऊपर ऊपर का याद रखना है। और अगर ये जो है अभी हम आगे आपको समझा भी देंगे। देखिए जिनको मैथ में है थोड़ा समझ है वो तो समझे, अदरवाइज़ तो जो लोग नए हैं मतलब मैथ के लिए, जिनको नहीं पसंद है सब्जेक्ट, कई लोग होते हैं ना और उनकी समझ से परे होता है,
तो वो ऊपर ऊपर का जितना हम बता रहे हैं उतना समझते जाइए, बस ऊपर का समझ में आ गया होगा। ये एक फॉर्मूला होता है। AM क्या होता है? कल्पित माध्य होता है ना। सिग्मा FX क्या होता है? N क्या होता है? CI। ये जब आप फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ये आपको इतना याद नहीं रखना है, ये यहाँ तक, इसके ऊपर जो पिछले पेज पर पढ़ा वही बहुत है। तो ये इसको पढ़ लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, क्या क्या चीज़ होती है, M क्या है ना, सिग्मा FX क्या है, CI क्या है। अब ये ऐसे पढ़ने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। फिलहाल हम आपको एक न्यूमेरिकल अभी दिखा देंगे, समझा देंगे, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला पूछ ले वही बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर से कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट है बहुलक। तो बहुलक बहुत ईजी होता है, फिलहाल इसको पहचानना। बहुलक से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमें समझना बस केवल बहुलक का कंसेप्ट है। तो जो प्राप्तांक होते हैं, तो जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक, आवृत्ति मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, वो होता है बहुलक। जैसे अगर हम एक नंबर की सीरीज़ दे दें, यहाँ पर देखिए इतने नंबर दिए गए हैं, इसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा है वही होता है बहुलक। जैसे 5 कितनी बार है? 5 यहाँ, एक ये और एक ये, 2 बार 5 है ना, 2 बार 5 है यहाँ पर। और तो देखिए यहाँ पर गिन के बताया गया है, 5 की आवृत्ति 2 है। फिर 4 कितनी बार है? 1 2 3। 4 कितनी बार है? 3 बार है ना। फिर 3 कितनी बार है? 2 बार है। और फिर 6 कितनी बार है? ये भी 2 बार है। तो ये सब क्या है? 7 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया? 4 आया। 4 की आवृत्ति कितनी है? 3 बार है। तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ऐसे सेम मध्यमान निकालने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑप्शनल में दिया जाएगा, कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, है ना, जैसे अभी ऊपर समझाया था कि उनका मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने के लिए आप ऊपर योग कर देंगे, ठीक है, टोटल कर देंगे और नीचे संख्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, वो मध्यमान हो गया। बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार आए वो होता है बहुलक। आगे बढ़ेंगे, बहुलांक का क्या प्रयोग है? देखिए, बहुलांक यद्यपि सबसे अधिक सरलता से वैसे भी निकाला जाता है, परंतु यह किसी समूह या मोटा सा अनुमान लगाने के ही काम आता है। मतलब इससे कोई बहुत एग्जैक्ट, अगर हम क्लियर चीज़ों को पाने की सोचें तो एग्जैक्ट क्लियर पाने के लिए कोई भी आंसर ये प्रयोग नहीं किया जाता, बस ये अनुमान के लिए होता है बहुलक। दूसरी बात यह भी है कि कभी कभी किसी समूह में 2 या 2 से अधिक बहुलांक भी होते हैं, तो ऐसे में दिक्कत आ जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दे दी गई 2 3 4 5 5 4 2 1, है ना। तो अब इसमें पूछ लिया जाए बहुलक क्या है, तो बहुलक क्या है भाई? 2 भी 2 बार आया है, 4 भी 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, तो इसमें बहुलक कोई नहीं होगा। तो ये दिक्कतें होती हैं बहुलक निकालने में। ठीक है, फिलहाल बहुलक बस इतना याद रखिए क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुलांक, तो बहुलांक का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मोटा सा अनुमान लगाना होता है। ठीक है, जब मोटा सा अनुमान लगाना होता है तब, जब समूह की पसंदों अथवा उनके सदस्यों की समान सर्वाधिक उपलब्धि का पता लगाना होता है तो भी बहुलक का प्रयोग किया जाता है। कि मतलब जैसे क्लास में है, बच्चों से आप पूछेंगे कि किसको किसको क्रिकेट पसंद है ना, किसको क्या चीज़ पसंद है, खाने में पूछेंगे, तो जो जिन चीज़ों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही होता है बहुलक। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुचर्चित मान का पता लगाना में होता है इसका प्रयोग। अनुमानित बहुलांक निकालने की विधियाँ, तो यहाँ पर देखिए, जो अनुमानित बहुलांक निकालने के लिए सबसे पहले वितरण तालिका बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये सब आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है अगर मोड निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन इस पर दिया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए यहाँ पर मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, और ये है आपका मीन, ठीक है, माध्य, मध्यमान जिसे बोलते हैं, और ये है आपका मोड, मतलब जिसे बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक अगर निकालना है और मध्यांक और मध्यमान ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, मध्यिका और मध्यमान, या माध्य माध्यिका कह सकते हैं,
तो इसका सूत्र मोड निकालना है, मतलब बहुलक। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो इसे बहुलक है, ये माध्यिका है और ये माध्य है। तो बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो ये चीज़ फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया गया कि जो है मीडियन है आपका 3 और माध्य आपका है जिसे मीन कहेंगे, है ना, ये आपका है 4। तो इसमें अगर पूछे मोड क्या होगा, तो मोड इक्वल टू होगा 3 गुणे मीडियन आएगा 3 माइनस फिर यहाँ पर जिसे हमने क्या किया 2 गुणे 4, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 त्रिक की 9 माइनस 2 चक्कू 8 बराबर कितना आ जाएगा, मोड 1 आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। अब मध्यांक जिसे माध्यिका कहते हैं, ठीक है, माध्यिका निकालना। देखिए मध्यमान इजी अब समझ में आ गया होगा आपको, और दूसरा आपका बहुलक आपने समझ लिया जो इजी सबसे होता है। माध्यिका में थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो मध्यांक वह केंद्रवर्ती मान होता है जो किसी समूह के प्राप्तांकों को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटता है कि एक भाग के सभी प्राप्तांक उससे अधिक होते हैं और दूसरे भाग के सभी प्राप्तांक उससे कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब कह रहा है मध्यमान एक केंद्रवर्ती मान है। ठीक है, जो किसी भी समूह को 2 भागों में बांट देता है। मान लीजिए पूरा एक भाग है, इसको 2 भागों में इसने बांट दिया। बांटने के बाद क्या होता है, जो प्राप्तांक होता है एक तरफ सभी जो अधिक होते हैं और दूसरी तरफ क्या होते हैं, उससे इस वाले से कम होते हैं। तो आधे इधर हो जाते हैं आधे इधर। ये होता है कौन, मीडियन, मतलब माध्यिका, जिसे हम मध्यांक बोलते हैं। मध्य का अंक, मध्यांक मतलब मध्य का अंक। तो मध्य का अंक कैसे निकाला जाता है थोड़ा सा इसमें समझिएगा। जिसको पता होगा कोई दिक्कत नहीं, जिसे नहीं पता है उसे थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है। तो केंद्रवर्ती मान 3 रूपों में निकाला जाता है, वो हमने बता ही दिया है। किस किस लिए निकाला जाता है इसको पढ़ लीजिए, इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले मध्यांक निकालने की विधि क्या है, चलिए देखते हैं क्या विधि है। अब यहाँ पर सेम आंकड़ा वैसे ही आपको दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, आंकड़ा जो दिया गया होता है, सबसे पहले मध्यांक निकालने में हम इसको आरोही या अवरोही में चेंज कर लेते हैं। अब इतना तो पता होगा आरोही अवरोही क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्राप्तांक थे। अब इसको यहाँ पर क्या किया गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया, है ना। देखिए यहाँ पर जो आगे पीछे थे, यहाँ हमने सबसे पहले छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, फिर, है ना, आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसमें जो मध्य का अंक है, क्या मध्य का अंक आपको निकालना है। भाई कितने नंबर हैं, केवल यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। तो 7 में देखिए यहाँ पर कौन आएगा, अगर 7 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 3.5 आएगा। मतलब इस जगह वाला 3.5 मतलब 3 इधर से हटा देंगे 3 इधर से, अब उसके बीच वाला हमें निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट आप मध्यांक में मध्य का जो अंक है वही माध्यिका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे नीचे दिया गया है, क्वेश्चन ही सॉल्व किया गया है ना। नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको क्या बताया गया, 21 है ना। प्राप्तांक बीच वाला मध्यांक मतलब मध्य का अंक, इधर से 3 सब अंक छोड़ दिए, इधर से 3 छोड़ दिए, बीच में 21 था तो वो हो गया मध्यांक, अगर हम सीधे तरीके से करें। लेकिन सबसे पहले चाहे आरोही करिए या फिर अवरोही करिए। अब आगे क्वेश्चन समझाया गया है यहाँ पर कि 8 छात्र हैं और इतना इतना उनका प्राप्तांक है। ठीक है, तो इनका प्राप्तांक, अब इनका मध्यांक, मध्यमान और मध्यांक में अंतर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप इंग्लिश वर्ड देख लीजिए। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, ये मध्यमान है, ये मध्यांक है और लास्ट में बहुलक। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, सीरीज दी गई है प्राप्तांकों की। सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया है। अब देखिए नंबर कितने हैं, 4 4, यहाँ पर 8 हैं। अगर 7 होते, मान लीजिए 12 यहाँ पर ना होता, तब आपको बहुत ही इजीली माध्यिका कौन सी मिल जाती, डायरेक्ट आप आंसर 24 लिख देते,
है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 अंक हैं, तो अगर हम 4 इधर से छोड़ें, 4 इधर से, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ 3 इधर के छोड़ दीजिए, 3 इधर के। मध्य के अंक कौन कौन से निकले, 23 और 24। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है, ये 23 है, 24 है, तो भाई इन दोनों के बीच क्या हो सकती है, 23.5 हो सकती है। तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया। तो ये तो डायरेक्ट आंसर बहुत इजीली फाइंड करेंगे। अभी आप फॉर्मूला रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है आपका ऑब्जेक्टिव, फार्मूला पूछे तो आप उसके लिए याद रखें, लेकिन अप्लाई करना हो तो आप डायरेक्ट भी माध्यिका निकाल सकते हैं एक सिंपल तरीके से। हमने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, सिंपल बता दिया। अगर पदों की संख्या विषम है, पहले देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पर 7 पद थे, यहाँ पर तो बीच वाला मध्यांक हो गया। अब अगले में 8 हैं, तो दोनों का तो नहीं ले सकते ना, इसलिए बीच के दोनों का हमने आधा कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे तो मध्यांक 23-24 निकला था इन दोनों का, तो वो ये 23-24 को प्लस करेंगे, 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा आपका मध्यांक, ठीक है। तो मीडियन मध्यांक मतलब n+1। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला क्या है, n+1/2 प्राप्तांक, मतलब इस नंबर पे जो प्राप्तांक आएगा, मतलब अगर 7 संख्याएं हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 संख्याएं हैं, उनमें से 7 + 1/2 मतलब 8/2 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 मध्यांक नहीं होगा, 4वें जगह पर, चौथी जगह पर कौन सा अंक है, ये वाला है, इसलिए इसको मध्यांक बताया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसी फार्मूले को अप्लाई किया गया है। चलिए, अगर ये तो हो गया विषम, अगर है n का नंबर विषम है तब ऐसा होता है, लेकिन अगर सम है तो क्या करेंगे, है ना। तो सम के लिए चाहे उन दोनों के बीच वाले, अगर फॉर्मूला नहीं याद रखा है, दोनों के बीच के नंबर को प्लस करिए और 2 से भाग कर दीजिए, आपका निकल आएगा, है ना। और बाकी याद करने का तो अब देखिए, एक ये फार्मूला है, ये भी आपको याद फिलहाल कोई काम का नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये काफ़ी हार्ड लेवल के हैं, और फिलहाल अगर ये आपको पता करना है, चलिए हम अभी नीचे आपको समझा देंगे, क्योंकि बिना अप्लाई किए आप नहीं समझ पाएंगे। माध्यिका मध्यांक में अंतर देख लीजिएगा, है ना। मध्यमान और माध्यिका में क्या अंतर है, एक बार नज़र देख लेते हैं। श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है, श्रेणी के सभी पदों पर आधारित नहीं होता। देखिए मध्यमान में क्या होता है, अगर हम सारे पदों को जब तक योग नहीं करेंगे तो सबका काम आएगा इसमें, लेकिन इसमें सभी पदों का काम नहीं आता है, बस बीच वाले 2 पदों का काम आता है। तो ये चीज़ें हैं, नंबर इनका जो है अंतर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर हम समझा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति से आशय क्या है, वही चीज़ है जो पहले हमने बताया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100%, ठीक है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनेंगे, ये तो क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आपको हमने थोड़ा सा लिख के यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मध्यमान कैसे 3 तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहले एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य, माध्यिका, मध्यमान, मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक या मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, इन तीनों को हम व्यक्तिगत श्रेणी में निकालेंगे, ठीक है। पहले कैसे, मध्यमान जो हमने पढ़ लिया है अभी, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब ऊपर सिग्मा x, मतलब पदों का योग रहेगा प्लस 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 करके, और नीचे संख्या रहेगी। तो ये अभी हमने पढ़ लिया है। माध्यिका में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही और अवरोही क्रम में उसको आंकड़े को लिखेंगे, फिर ये वाला पद होगा, अभी हमने समझाया था आपको, है ना। और यदि विषम है तो ये वाला होगा, सम है तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला पूछे तो ये आ सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर अप्लाई करना हो तो इस फॉर्मूले को नहीं लर्न करिए, सबसे बेटर है। बीच के 2 अंक निकालिए, उनको प्लस करके 2 से भाग कर दीजिए। अगर सम है तो, और विषम है तो ये वाला जो नीचे ये वाला फॉर्मूला दिया गया था, n+1/2 वां पद, मतलब इस सॉल्व करने पर जो पद आएगा उस जगह का पद लेना होता है, ठीक है।
फिलहाल अभी आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए, या फिर हमने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी से निकाले गए माध्य और माध्यिका हो गए। अब एक होता है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी मतलब जब दो पार्टों में डिवाइड हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये तो फॉर्मूला वैसे ही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा होता है योग का नंबर, सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि फ्रिक्वेंसी बारंबारता ये है और ये हैं प्राप्तांक, मतलब 3 अंक वाले 2 छात्र हैं, 4 अंक वाले 5 छात्र हैं, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो x और fx, इसका fx मल्टीप्लाई करके दोनों को निकाला जाता है, ठीक है। इन दोनों का क्या निकाला जाता है, मल्टीप्लाई करके। अब ये आएगा सिग्मा fx, ठीक है, और ये आएगा सिग्मा f, ठीक। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला निकलेगा ये देखिए, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, मतलब 1/15/24, ये माध्य निकला, ठीक है। अब अगर हम माध्यिका की, फिलहाल ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके चक्कर में मत पड़िए, जो अभी तक ऊपर हमने बताया उतना समझ लीजिए, बहुत है। माध्यिका है, देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। अब कुछ लोग होंगे ना तो उनको ये भी जानना होगा, तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इसकी ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने से ही काम चला लेंगे और उतने से ही आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एक्स और एफ, तो दोनों का fx निकालेंगे सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले हम माध्यिका निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमने देखिए डायरेक्ट टाइप बनाया है। क्वेश्चन में आपका पूछेगा कि इतने की बारंबारता ये है या इतने अधिक बार ये हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आरोही क्रम में लिखा जाता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो x देखिए, आरोही क्रम में ये जो पद हैं सबसे पहले 2 लिखा गया, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, ये वाले जो नंबर थे। अब 2 की फ्रिक्वेंसी मतलब 2 कितनी बार आया था, यहाँ पर इस साइड में देखिए 2 कितनी बार आया था, 6 बार आया था, तो 2 के सामने 6 ही तो लिखेंगे। फिर 3 कितनी बार आया था, यहाँ पर 2 बार, तो 3 के मतलब इसको अरेंज किया है हमने आरोही में। फिर जो इसके सामने लिखा है नंबर, उसके सामने हमने इस टाइप में लिख दिया। तो ये टेबल आपकी बन के हो गई तैयार, ठीक है। तो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ, मतलब इनको टोटल कर लीजिए, ये सिग्मा एफ 27 निकलेगा। अब ये देखिए 27 सम आया या विषम, तो आपको माध्यिका में सम विषम देखना पड़ेगा। विषम आया है तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n+1/2 पद, मतलब 27 + 1/2, तो 28/2 आएगा, हो जाएगा 14वां पद। तो 14वां पद यहाँ पर देखिए कहाँ पर है इसमें। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए या तो एक प्लस करना होता है, तो वो अभी मत समझिए। आपका 14वां नंबर कहाँ पर है, 6 यहाँ हो गए, 6 2 8 यहाँ तक कंप्लीट हो गए, 8 5 13, 13 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब 13 के बाद 14वां किस में आएगा, 3 वाले में आएगा, तो 3 के सामने क्या है, 5 है, तो ये ही होगा आपका माध्यिका के रूप में आंसर, ठीक है। 5 बनेगा आंसर आपका। फिलहाल इतना बहुत हो जाएगा आपके लिए। अभी और एक टाइप है जो आपको पढ़ने में काफ़ी जो है हार्ड लग सकता है, तो ये उसी का दूसरा तरीका यहाँ पर बताया, दूसरा क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। पहले आरोही क्रम में लिखा गया है, फिर इसको जो है निकाला। अब यहाँ पर इसका मान सम आया था, तो ये फार्मूला लगाया गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के जो है निकाला गया है। इसके 2 पैटर्न पे, अनदर पैटर्न पे निकाला गया है। उसमें क्या किया गया, संचयी बारंबारता इसको ऐड किया गया है ना। तो फिलहाल इसके चक्कर में मत पड़िए, वरना बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, और ये रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल जितना वो समझा दिया उतना समझ लिया है, वो बहुत है। फिर उसके बाद भी जो जानना चाहते हैं यहाँ पर फिलहाल हमने, अब बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक है। अब इसमें देखिए क्या बहुलक कैसे निकाला गया है, ये फ्रिक्वेंसी दी गई, टेबल दी गई है। 93 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 18 है, बाकी किसी की नहीं है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा 93 आया है, तो 93 क्या है, बहुलक है ना। फिर देखिए थर्ड टाइप है अखंडित श्रेणी है, ठीक है। अब इसमें जो है माध्य को देखिए, प्रत्यक्ष विधि जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कल्पित माध्य विधि देखिए आगे, कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला ये होता है, फार्मूला A+F सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। तो ये पढ़ेंगे आप, काफ़ी कंफ्यूज होंगे। फिलहाल हमारे हिसाब से आप इतने पे ही छोड़ दीजिए। इसको समझाने में देखिए और भी आगे पेज दिया गया है, इसको किया गया है।
एक ही पेज पर तीनों विधियां लगाई गई हैं और इनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक नज़र देख लेंगे। वर्ग है, अंतराल है ना। इसमें देखिए मध्य बिंदु निकाला गया है। अंतराल अगर दें तो मध्य बिंदु इसका क्या होगा, 5 होगा, इसका 15 होगा, है ना, इसका 25। तो ऐसे ही सबके निकाले गए हैं इसमें मध्य बिंदु। फिर जो बीच में होता है ना, उसे कल्पित माध्य माना जाता है। देखिए ए बराबर हमने 25 माना है, ये क्या है, 25 क्या है, कल्पित माध्य है, ए का मान है। ठीक है, आपको बुक में कुछ और लिखा मिल सकता है, m.a लिखा मिल सकता है सूत्र के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र के रूप में अगर हम देखेंगे तो ये आपका सूत्र है कल्पित माध्य वाला, जो बुक में ऊपर मिला था, हमने आपको दिखाया था। ये ए क्या है, कल्पित माध्य। ई एफ डी और नीचे क्या है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इसका फॉर्मूला है। अब सिग्मा एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी जो होती है ना। देखिए सिग्मा एफ यहाँ पर कौन सा है, ये वाला है सिग्मा एफ। ठीक है, और सिग्मा एफ डी ये वाला है। अब ये एफ डी कैसे निकला, ये जो ए निकाला था, ए को हमने एक्स से घटाया था तब डी निकला था। ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा जो होता है वो एफ डी होता है और ये लास्ट में रखा जाता है। तो फिलहाल ये बहुत हो जाएगा हाई लेवल का, इसके चक्कर में मत पड़िए, ये नहीं पूछे जाएंगे हाई लेवल। जो इजी लेवल है, स्टार्टिंग के 3 चीज़ें बताएं, उनको ज़रूर याद कर लीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, उसमें क्या कौन सी चीज़ है ना। अगर मैथ में अच्छी पकड़ है तभी ये चीज़ आप समझ पाएंगे, अदरवाइज़ ये अगर नया नया पढ़ रहे हैं तब तो दिमाग से ऊपर से, मतलब सर के ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो इसको चलिए छोड़ते हैं, बढ़ेंगे आगे, है ना। ये जिसको चाहिए फ़िलहाल इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं जाइएगा मत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, है ना। व्हाट्सएप नंबर आपका हमारा है, ये व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई डाउट है, फिलहाल मैसेज ही करिएगा ज़्यादा, और छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पर आप सॉल्व करी जा सकती है। व्हाट्सएप नंबर 99547839359954 है। ठीक है, इसको कोई भी डाउट है तो फिलहाल उसमें हमने डाल दिया है नंबर। तो चलिए बढ़ेंगे आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से रहेगा और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन ईजी ही रहेंगे आपके, परेशान आपको नहीं होना है। तो चलिए टॉपिक आपका आ गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर चलिए फिलहाल इसके बाद आपके अभी 3 टॉपिक हैं जो इतने बड़े नहीं हैं। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा लास्ट यूनिट में, और आपके अगर 5-6 क्वेश्चन बनते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेंगे, ये तो 100% है। चलिए देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतः कहा जाता है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है, या फिर बहुलक कहा जाता है, बहुलांक, या फिर विचलन कहा जाता है ना। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है सामान्यतः, उसे हम केंद्रीय जो माप होती है प्रवृत्ति की, वो औसत होती है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी में औसत का अर्थ क्या होता है। तो सांख्यिकी में औसत का अर्थ क्या होता है, अभी बताया था, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। थर्ड नंबर है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चहुं ओर अन्य एक संगठित होते हैं, या जो अंकों को 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है। यह कथन किसका है, सिम्पसन एवं काफ्का का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। किसने कहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। तो ये रॉस का कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किसी अंकित श्रृंखला के अंक अपने मूल रूप में निरर्थक रहते हैं। ये कथन दिया गया है, कारण फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, किसी अंकित श्रृंखला के अंक अपने मूल रूप में निरर्थक रहते हैं, उनके कुछ अर्थ, कारण बता रहा है, उनके कुछ अर्थ निकालने के लिए उनका औसत निकालना होता है। तो जो आंकिक श्रृंखला होता, अंकित नहीं आंकिक है, कोई भी आंकिक श्रृंखला है, इसके अंक अपने मूल रूप में निरर्थक होते हैं। मूल रूप में, है ना, कोई आंकिक श्रेणी अगर है, श्रेणी दी गई है,
तो मूल रूप में अगर हम एक अंक को लेंगे तो वो तो निरर्थक माना ही जाएगा, और कुछ अर्थ निकालने के लिए हमें उसका क्या औसत निकालना होता है। तो दोनों यहाँ पर फिलहाल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे दोनों करेक्ट हैं, और आर वाला जो है एक ही सही व्याख्या करता भी है ना। 6 नंबर प्रश्न है, व्यक्तियों के निरीक्षण के एक समूह के केंद्रीय मूल को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। यह क्या होता है, किसका है, गिलफोर्ड का कथन है। अगला क्वेश्चन है, समंकों का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। जो समंक होते हैं उनका गुरुत्व केंद्र क्या कहा जाता है, मध्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट है, समस्त अंकों की प्रवृत्ति प्राय किसी केंद्रीय अंक या मूल्य के चारों ओर केंद्रित होती है। यह प्रवृत्ति की माप को कहा जाता है। तो इसे क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। तो ज़्यादातर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और मध्यमान से, और जो आपको मध्यमान निकालने के लिए मध्यमान, बहुलक और माध्यिका, इनसे एक एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे पूरी तरीके से। तो इनको सिंपल वाले क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है आपको, है ना। और कैसे करना है वो हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही इजीली करना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार रिपीट करके जब दोबारा वीडियो को देखेंगे ना, उस जगह जहाँ हमने समझाया है 2 से 3 बार देख लीजिए, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से बताया है, ठीक है। नहीं हमें पता है कुछ लोगों को एक बार में नहीं आएगा, वो दोबारा जाके उसको देखें तब क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो मनोविज्ञान में औसतांक, मध्यांक और बहुलांक, ये तीनों मेन हैं, इसके तीनों प्रयोग होती हैं। ये सही यहाँ पर सभी है, सभी सही है। नेक्स्ट है, किसी समूह की विशेषता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कोई समूह है, उसकी क्या विशेषता है, उसे आसानी से कैसे जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने पर भी हम किससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो किससे, पूर्ण न होने पर भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से सूचना को निकाल सकते हैं। किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है। तो इसकी दोहरी उपयोगिता को स्वीकार किया है गैरट ने। किसके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकीय अनुमान संभव नहीं है। तो किसके बिना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बिना संभव नहीं है। उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है। तो उच्च सांख्यिकी की गणना में क्या सहायता मिलती है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप से जो है सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, शिक्षा में, अब देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, बारंबारता, आवृत्ति, ये तो उसके अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन मेन आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए ये करेक्ट विकल्प बनेगा। शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। अब यहाँ पर औसतांक, मध्यांक और बहुलांक, ये तीनों इसके माप होते हैं। तो करेक्ट विकल्प जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, आंकड़ों का, या प्राप्त आंकड़ों का, या बारंबारता, या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो प्राप्त जो आंकड़े होते हैं, प्राप्त आंकड़ों की बात हो रही है ना, उन्हीं से जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ, ठीक है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान है। सबसे शुद्ध मान की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे शुद्ध मान कौन सा है, मध्यमान होता है। कौन होता है, मध्यमान सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, मध्यमान का मुख्य दोष क्या है। इसका दोष भी होते हैं, क्या है, गणना में अधिक समय लगता है। ये तो है ही, मतलब मध्यमान निकालने में गणना में समय लग जाता है। गणना बहुत कठिन तो नहीं होती, समय बस लगता है। परिणाम अवैधानिक होते हैं, नहीं अवैधानिक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प ही करेक्ट बनेगा, यही इसका मुख्य दोष होता है। मतलब इसके अवैधानिक नहीं, वैधानिक होते हैं, मतलब सही होते हैं मान। तो मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है। मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध क्या होता है वो बताना है। बहुलांक शुद्ध होता है कम, या बारंबारता, या विचलन, या मध्यांक। तो मध्यमान की अपेक्षा जो हम माध्यिका निकालते हैं ये कम शुद्ध माना जाता है, जबकि बहुलांक तो फिक्स होता ही है ना।
और बारंबारता विचलन से कोई इसका संबंध ही नहीं, वो उसके अंडर में आ जाते हैं ना दोनों। 20 नंबर है, किसकी गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है। मतलब मध्यमान की अपेक्षा कम किस में लगता है, समय। मध्यांक निकालने में, सॉरी यहाँ मध्यमान है ना, मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक निकालने में कम समय लगता है, ये बहुलांक निकालने में कम समय लगता है, ये विचलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम मध्यांक की बात करें तो इसको निकालने में कम समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, आंकड़ों को दो बराबर भागों में कौन बांटता है। तो मध्यमान बांटता है, या प्रसार बांटता है, या फिर मध्यांक या चतुर्थांश। तो जो मध्यांक होता है ये बांटता है। अब मध्यमान मध्यांक में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मध्यमान को इंग्लिश में मीन याद रखिएगा और इससे मीडियन याद रखिएगा। ये माध्य है, ये माध्यिका है, ठीक। नेक्स्ट है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन 100% 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। मध्यमान और बहुलक निकालना है। तो मध्यमान बहुलक तो बहुत इजी है। बहुलक देख लीजिए क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार 10 आया है। तो लास्ट में देखिए मध्यमान और बहुलक दो चीज़ें निकालनी है ना, दो चीज़ें। तो दो चीज़ें निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें, पहला जो लिखा है वो पहला मान होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद का मान होगा। तो बहुलक 10 ना तो इसमें है ना इसमें है, इन दोनों में है। तो अब बचेगा मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए आपको इनका योग करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। 10, ये 10 10 10 10 30 हो जाएगा, है ना। 30 प्लस 13 प्लस 12/5। 5 क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पर संख्याएं हैं। और 30 हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया कि 10 3 बार था। अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर जोड़े 30 40 50 और 50 5, 55/5 आएगा। कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 आ जाएगा किसमें, मध्यमान में। और बहुलांक में क्या है, 10 है। तो 11 10 मतलब सी वाला विकल्प बनेगा सही। नेक्स्ट है, रेखा चित्रों का प्रकार नहीं है। जो रेखा चित्र खींचे जाते हैं इनमें कौन सा उसका प्रकार नहीं है। सचित्र, प्रतिशत वक्र, वृत्त रेखा चित्र बनते हैं ना, ऐसे पाई चार्ट जिन्हें कहते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं। तुलनात्मक दंड रेखा चित्र, जो दंड ऐसे ऐसे खंभे जिसमें बने होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही बनेगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य है। तो जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसका क्या कार्य है, साफल्य निर्धारण का, पूर्व कथन कार्य, निदानात्मक कार्य। तो सभी यहाँ पर होंगे शैक्षिक मूल्यांकन में। मध्यमान का सूत्र पूछा गया है। तो मध्यमान का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, या फिर n लिखते हैं ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। 25 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला फॉर्मूला पूछा गया है ना, जिसको हमने बताया था FD अपॉन ए के एन के रूप में भी बताया था आपको, है ना। तो देखिए AM बताया था, ठीक है, जो AM होता था पहले ना, तो लास्ट में शुरू में देखिए सब में, इसमें तो नहीं दिया है, ये वैसे भी गलत है, इसमें सब में दिया है। लास्ट में मल्टीप्लाई में CI भी दिया गया था। 100 अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये फिक्स नहीं होता है ना, तो इन दोनों में CI है। यहाँ पर सिग्मा FD है अपॉन n, हमने बताया था सिग्मा FD कैसे प्राप्त करते हैं। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर जो कल्पित माध्य है ना, कल्पित माध्य कौन था, ये वाला था AM, ठीक है। तो MA और AM ये उल्टा हो रहा है ना, तो AM वाला आपका सही है, ये वाला A वाला ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये फार्मूला हमने लिख के भी दिखा दिया था, उसमें PDF में है, देख लीजिए। 26 पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन संबंधित नहीं, मतलब तीन आपस में संबंधित हैं, एक नहीं है। तो मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, ये तीनों आपस में संबंधित होते हैं, लेकिन प्रसार संबंधित नहीं होता। प्रसार भी बहुत इजी है, अगले चैप्टर में आएगा। अब गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल आपको निकालना है, तो इसको तो गुणा कर ही सकते हैं, इसमें हमें क्या बताना। फिर है निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान। देखिए मध्यमान निकालना है, ठीक है। मध्यमान मतलब सबको प्लस प्लस करते जाइए और नीचे कितना लिखेंगे, कितने अंक हैं, 7 हैं, तो नीचे 7 से भाग दे दीजिए, है ना। आपका यहाँ पर
निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर जब लिखते हैं आप तो आप लोग चैप्टर नहीं डालते या उसका नंबर नहीं डालते। तो यहाँ पर टॉपिक कौन सा है, टॉपिक नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 है ना। तो 17 का 8 करके आगे ए है, बी है, सी है, वो लिख दिया करिए, ऐसे किया करिए। अगला है समस्त अंकों के योगफल को इन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गणितीय भाषा में मध्यमान कहते हैं। ये किसने कहा था, तो ये गैरट ने कहा था। इंपॉर्टेंट है ये वाली परिभाषा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। बहुलांक है, मध्यमान है, या प्रसार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जो कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये वाले दोनों हैं फिलहाल, बहुलांक है, मध्यांक है, लेकिन प्रसार इसका भाग नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसकी जगह पर लिखा जा सकता था बहुलांक, नहीं बहुलांक लिखा है, मध्यमान लिखा है, मध्यांक लिखा जा सकता था, तब भी विकल्प बी वाला सही बनता। तो फिलहाल यहाँ पर टॉपिक हमारा फिनिश होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100%। लेकिन आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक हैं 18, 19, 20 ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम इनको 1-2 क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, है ना। आज की क्लास लंबी हो रही है काफ़ी, तो इतना ही रखते हैं और आपकी समझ के लिए इतना बहुत है आज के लिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसका एक वीडियो और 4th पेपर का एक वीडियो लेकर। धन्यवाद।